नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णदेव अर्बन नक्सल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपके रेमेडीज के बारे में, आपके जुडिशियल रेमेडीज के बारे में कि बिल्डर ने अगर आपके टोकन ले लिए हैं, आपका बुकिंग अमाउंट ले लिया है, उससे ज़्यादा भी ले लिया है, वापस नहीं कर रहा है, या फिर आपको पोजीशन नहीं मिला है, आपने बुक किया था 2012-13 के साल में और ये आ गया 2022 और अभी भी पोजीशन मिलने का कोई संभावना नहीं है। रेरा से एक्सटेंशन भी ले लिया है, 2 साल 3 साल 5 साल का एक्सटेंशन भी मिल जाता है इन लोगों को। कैसे मिलता है पता नहीं, लेकिन मिल जाता है। पहले तो कोविड के बहाने से उनको मिला था, अब तो वो नॉर्मल हो गया कि भाई एक्सटेंशन, हाँ भाई ठीक है एक्सटेंशन ले लो। तो अब आपके पास इलाज क्या है? आप कौन से कोर्ट, कौन से फोरम के पास जा सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप कैसे लड़ सकते हो, चलिए इसकी चर्चा करते हैं। ब्रॉडली लोग मुझसे इस तरह से सवाल करते हैं कि हम रेरा में जाएं या कंज्यूमर कोर्ट में जाएं। मैं कहता हूं जाने के लिए या तो इधर जा सकते हो या उधर जा सकते हो, 2 जगह है आपके सामने। एक तो पुलिस का भी रास्ता था, है भी बोल सकते हैं, था बोलूंगा तो शायद ठीक रहेगा, पुलिस और मैजिस्ट्रेट का रास्ता। और एक रास्ता यह भी है कि आप सिविल कोर्ट में जा सकते हो। कुछ लोग ये भी सोचते हैं अरे हम तो रिट पिटीशन कर लेंगे, यानी हाई कोर्ट में पहुंच जाएंगे। चलिए उसकी भी बात करते हैं। तो चलिए मैं आज बहुत ही ब्रॉड टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं, यानी टोकन, बुकिंग अमाउंट जब्त करना, या फिर बिल्डर का पोजीशन न देना, या फिर पोजीशन दिया और बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं आपके प्रॉपर्टी में, बहुत डिफेक्ट्स है, बहुत ही बकवास प्रॉपर्टी बनाया है, वाटर प्रूफिंग बकवास है, पानी टपक रहा है, ऊपर के माले से पानी आता है, ऊपर के घर से हमारा टॉयलेट में पानी आ रहा है, या टॉयलेट का छत गिर जाता है, उसका प्लास्टरिंग खराब हो जाता है, ये टाइप के भयंकर क्वालिटी इश्यूज हैं। यानी इश्यूज तरह तरह के हो सकते हैं और वो सारे इश्यूज का आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं कि आप क्या कर सकते हो, कहां जा सकते हो। यानी बहुत ही ब्रॉड डिस्कशन है। तो दोस्तों, क्या करना चाहिए इन सभी सिचुएशंस में? क्या इसमें कोई कॉमन फैक्टर है या सब अलग हैं? तो मैं कहूंगा एक छोटा सा कॉमन फैक्टर है, और वो कॉमन फैक्टर जरा खास है, क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है। क्या है वो कॉमन फैक्टर? कॉमन फैक्टर ये है कि आपका जो भी इश्यू है, पहले आप पत्र व्यवहार करें। बिल्डर को आप लेटर लिखिए, ईमेल लिखिए, करस्पॉन्डेंस करिए। और ईमेल सिर्फ सीआरएम या सेल्स को नहीं, वो कंपनी अगर है तो कंपनी का आपको गूगल करके उनका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मिल जाएगा। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी वो होता है जिसमें कंपनी सेक्रेटरी के साथ करस्पॉन्डेंस किया जा सकता है। अब वो जो ईमेल आईडी है उसको वो लोग बाउंस नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। वो जीमेल आईडी हो सकता है, वो कोई भी ईमेल टाइप का आईडी हो, वो कंपनी यानी वो इसका डोमेन नेम के साथ में हो, godrejproperties.com, lodhagroup.com ये टाइप का हो सकता है, या फिर so@gmail.com हो सकता है, जो भी है। आप उसके साथ पत्र व्यवहार करिए, और उसके साथ ही नहीं, डायरेक्टर्स के ईमेल आईडीज निकालिए। डायरेक्टर्स नहीं है तो पार्टनर्स हैं, अगर वो एलएलपी यानी एलएलपी फर्म है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, तो उसका भी आपको काफी आसानी से ईमेल एड्रेसेस मिल जाएंगे, पार्टनर्स के नाम मिल जाएंगे, उनके नाम के साथ लिखिए, उनके साथ आप पत्र व्यवहार करिए बाय ईमेल। अगर वो ईमेल्स एकाध पहुंच जाते हैं तो काफी है, 1 या 2 पहुंचेंगे बहुत अच्छा है। आप प्रूफ क्रिएट करिए कि आपने ईमेल भेजा है। अब ये प्रूफ क्यों? ऑब्वियसली प्रूफ है लड़ाई के लिए।
तो लड़ाई मतलब क्या, कहां लड़ाई, किसके सामने लड़ाई, कौन से कोर्ट के सामने लड़ाई, उसका जवाब मैं दे रहा हूं। कोर्ट से पहले आप ऐसे सोचिए कि आपको कोर्ट के लिए तैयारी करनी है। आपको फ्रेम द इश्यूज करना पड़ेगा, आपको जो इश्यूज हैं उसका फ्रेमिंग करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि आपने ये पिक्चर में देखा होगा ना, डायरेक्टर ऐसे करता है, वो ये देखता है कि ये फ्रेम के अंदर क्या आ रहा है, हीरो हीरोइन आ रहा है, क्या आ रहा है, ऐसे करके घूमता है ना। तो ये जो है इसको फ्रेमिंग कहते हैं, ये फ्रेमिंग है। अब फ्रेमिंग, ये एक फ्रेमिंग है, ये दूसरा फ्रेमिंग है। ये फ्रेमिंग में मेरा चेहरा नहीं है, ये फ्रेमिंग में मेरा पूरा चेहरा है, ये फ्रेमिंग में यहां पे वो एक छोटा सा गमला टाइप का है, वो है। आपको फ्रेम द इश्यूज करना पड़ता है, यू हैव टू फ्रेम द इश्यूज। आगे चल के ये सारे इश्यूज कोर्ट में काम आएंगे अगर आपने सही तरह से फ्रेमिंग किया तो फ्रेमिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बंदे से बात किया, 2013 में उन्होंने बुक किया था, अभी तक उनको पोजीशन मिला नहीं है, और पोजीशन देंगे करके बिल्डर टाल रहा है। यानी वो कंस्ट्रक्शन में इश्यूज थे, जमीन का इश्यूज, लैंड का इश्यू था, एसआरए प्रोजेक्ट था, एचडीआईएल बैंकरप्ट हो गया, उसने माडा को पैसे नहीं दिए, एसआरए को पैसे नहीं दिए, वगैरह वगैरह। पत्राचौल का जो इश्यू है, अब इश्यू इज वेल नोन, पत्राचौल। लेकिन अगर ये बंदा स्ट्रेट अवे रेरा में या कहीं भी चला जाएगा, अगर पत्र व्यवहार नहीं किया है और वो कहेगा कि मैंने 2013 में बुकिंग किया था, मेरा 2019 में मुझे ये मिलना चाहिए था एज पर अग्रीमेंट, या 2017 में एज पर अग्रीमेंट, और अभी तक मुझे मिला नहीं है, तो बहुत ही एक लूज फ्रेमिंग होगा। और फ्रेमिंग तभी कौन करता है? तो आपका वकील करेगा बैठ के। तो एक बहुत लूज फ्रेमिंग होता है। कड़क फ्रेमिंग कैसे होता है? देखो, 2013 में मैंने बुकिंग किया था, 2013 के बाद 2017 में मुझे फ्लैट मिलना चाहिए था। अगर फ्लैट मिला होता तो आज मैं अपने फ्लैट में रह रहा होता, मतलब इतना भाड़ा, या तो मैं अभी जो भाड़ा दे रहा हूं बाहर, वो भाड़ा नहीं देता, या फिर मैं कहीं और रह रहा हूं तो मैं भाड़ा कमा रहा होता उससे। तो रेंट कितना है? तो पर मंथ वो प्रॉपर्टी का 30,000 है समझो पर मंथ, तो मल्टीप्लाई बाय 12, मल्टीप्लाई बाय 5 ईयर्स, तो ये हो गया आपका रकम। फिर आप कह सकते हो मैं ईएमआई भर रहा हूं, और ईएमआई उस प्रॉपर्टी पे भर रहा हूं जिसको एंजॉय नहीं कर रहा हूं, तो उसका आप गणित कर लो कि कितने का इंटरेस्ट जा रहा है, आप कितना इंटरेस्ट दे रहे हो ऑन द कैपिटल रोक के रखा है, कितना इंटरेस्ट दे रहे हो, वो आपका लॉस हो गया। प्लस अभी ये सारा जो है इंटरेस्ट जो आपका लॉस है, और रेंट जो आपका लॉस है, अभी वो एक्यूमुलेट हो रहा है। 2017 में मिलना चाहिए था, 2022 में अभी तक नहीं मिला है, मतलब 5 साल से उसका लॉस आप, यानी वो बिल्डर के पास पड़ा हुआ है, ऐसे सोच के चलो। अभी बिल्डर को हमें रेंट देना चाहिए, या बिल्डर को हमें इंटरेस्ट देना चाहिए ईएमआई का, और उसने नहीं दिया, तो 5 साल में वो जितना अमाउंट जमा हो गया है उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, वो तो देना ही चाहिए, प्लस इसको इंटरेस्ट देना चाहिए। तो कितना इंटरेस्ट? तो भाई बिल्डर ने मुझसे एक बार, जब मैंने लेट दिया था, 18% का इंटरेस्ट चार्ज किया था। तो फिर अगर वो मुझसे 18% इंटरेस्ट ले रहा था, तो फिर 18% इंटरेस्ट देना चाहिए। तो आप वो अमाउंट को कैलकुलेट करो, आप समझ रहे हो ना, पहले रेंट, फिर ईएमआई में जितना इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो, और फिर उसके ऊपर 5 साल का इंटरेस्ट जोड़ो। ये अमाउंट है भाई कि बिल्डर हमें देगा। तो आपने क्या किया? आपने फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज कर डाला, आपने एक क्लियर कट फिगर डाल दिया कि ये फिगर से बिल्डर हमें चीट कर रहा है। मैं उस तरह से कह सकता हूं कि ये बिल्डर हमें चीट कर रहा है, कि बिल्डर इतने पैसे के फायदे में है और हम इतने पैसे के नुकसान में हैं। अब ये अमाउंट हमको मिलना चाहिए। अच्छा, आपने गणित कर लिया, अब गणित तो कर लिया, अब ये फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज कैसे हो रहा है? अब आप करेस्पॉन्डेंस करो, आप पत्र व्यवहार करो, आप बिल्डर को पहले लेटर लिखो, भाई तुमने कहा था हमारे एग्रीमेंट में कि 2017 के साल में हाँ आप हमको पोजीशन दे रहे हो,
2015 में मैंने लेट अमाउंट पे इंटरेस्ट दिया था, इतना अमाउंट एट द रेट ऑफ 18%, प्लस आपने एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस फलाना डिमकाना सब डाल दिया था। तो आज मैं आपसे मांग रहा हूं कि आप इतना अमाउंट दोगे। चलो एक अमाउंट का नाम दे देते हैं, वो अमाउंट है 25 लाख। तो 2.5 करोड़ का प्रॉपर्टी है, 25 लाख का इंटरेस्ट बनता है जो आप मुझे दोगे। मतलब मेरा आपको 25 लाख कम देना होगा या आप मुझे 25 लाख दोगे, तब जाके हिसाब बराबर का होगा। क्योंकि आपने 5 साल लेट कर दिया है, या पत्र व्यवहार करते हो, लिखते हो, ईमेल करस्पॉन्डेंस, उसका जवाब नहीं आएगा। समझ के चलो कि बिल्डर नहीं लिखेगा, उसका जवाब नहीं लिखता है। आपने सब पार्टनर्स, डायरेक्टर्स, सीआरएम, सेल्स, कोई दो चार और मैनेजर्स के ईमेल एड्रेसेस मिल गए, उनको डाल दिया, जो भी मिले सबको डाल दिया, डालो, सबको डालो, कोई जवाब नहीं आया। जवाब नहीं आया, ठीक है, रिमाइंडर नंबर 1 करके डाल दो। अगर एक हफ्ते में जवाब नहीं आया, वही चीज, रिप्लाई ऑल, रिमाइंडर नंबर 1, प्लीज रिप्लाई, सी फॉलोइंग ट्रेल मेल, जवाब नहीं आया। रिमाइंडर नंबर 2 2-3 दिन के बाद, प्लीज रिप्लाई, रिमाइंडर नंबर 2, जवाब नहीं आया, नॉट अ प्रॉब्लम। थर्ड रिमाइंडर, प्लीज रिप्लाई, रिमाइंडर नंबर 3, सी फॉलोइंग ट्रेल मेल, जवाब नहीं आया। सेम उसको, उसी ट्रेल मेल को बढ़ा रहे हो। एक तरीका ये होता है नंबर 4, नंबर 5, नंबर 20, नंबर 25, ये एक तरीका होता है कि आप चालू रहो, प्लीज सी रिमाइंड दिस थिंग, गिव मी रिप्लाई, चालू रहो। 25 ईमेल्स हो जाएंगे, 50 ईमेल्स हो जाएंगे, लगे रहो, कर सकते हो, ये एक तरीका है। और ये बहुत जायज फाइटिंग का तरीका है। और मैं ये भी कह दूं आपको, अगर आपको लगता है कि यार 25 ईमेल्स भेजे और कोई रिप्लाई नहीं आया तो छोड़ दो। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि 25 ईमेल्स भेजे, रिमाइंडर भेजे, कुछ नहीं हुआ, 26वें पे रिप्लाई आया। और 26वें पे रिप्लाई भी कैसे आता है, सर योर चेक इज रेडी, प्लीज कम एंड कलेक्ट। टोकन के मामले में, टोकन या ये इसके रिफंड, सर योर चेक इज रेडी, प्लीज कम एंड कलेक्ट। 25 के लिए कोई जवाब नहीं था, 2 महीने 3 महीने ऐसे ही चले गए थे, रिप्लाई, रिमाइंडर। ये आदमी का दिमाग देखो, क्योंकि ऐसे लोग मुझे है ना, पहले क्या करते हैं, मुझसे ड्राफ्ट करवा के लेते हैं, मैं ड्राफ्ट करके देता हूं उनको, वो डालना शुरू करते हैं, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3 तक मैं कहता हूं, उसके बाद वो चुप हो जाते हैं। मैं कहता हूं यार इसके बाद नहीं है तो वीडियो बनाएंगे, अब उनको वीडियो बनाना नहीं है, वो चुप हो जाते हैं, वो मेरे कॉन्टैक्ट से हट जाते हैं, चुप हो जाते हैं, एकदम साइलेंट। लेकिन रिमाइंडर 4, रिमाइंडर 5, रिमाइंडर 6, रिमाइंडर 7, रिमाइंडर 20, रिमाइंडर 25, रिमाइंडर 50, और एक दिन उनको पैसे मिल जाते हैं, फिर मुझे कॉल करते हैं या मुझे व्हाट्सएप भेजते हैं, क्रिश थैंक यू फॉर योर हेल्प, हमको पैसे मिल गए। मैं कहता हूं क्या हुआ, तुम तो आउट ऑफ टच थे। हाँ सर, मैंने रिमाइंडर 50 भेजा, उसके बाद रिमाइंडर 51 पे मुझे पैसे मिल गए। मेरी बोलती बंद, क्योंकि मैं तो कहता हूं यार 3 रिमाइंडर नहीं हुए, चौथे में वीडियो बना डालो, खत्म। मेरा फिर फंडा ऐसा है, 3 वीडियो के बाद, यानी 3 रिमाइंडर के बाद अगर किसी ने जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब वो जवाब देना नहीं चाहता है, वो इग्नोर करना चाहता है। तो क्यों बात करने का, क्यों टाइम पास करना है, लड़ो मतलब क्या, तो लड़ो मतलब, हाँ अब वीडियो बनाने पे आते हैं। ओके, लड़ो मतलब क्या, लड़ो मतलब लीगल मतलब रेरा में जा सकते हो। रेरा का प्लस क्या है, माइनस क्या है। रेरा का प्लस है, चलो फेमिलियर है, 70,000, 80,000, 1 लाख का लॉयर का फीस रहेगा। लेकिन रेरा एक्ट है, पब्लिक के दिमाग में एक बैठ गया है कि चुन्नू मुन्नू एक्ट है, हम सब इसको समझते हैं, ऐसे बैठ गया है, कोई पढ़ता नहीं है लेकिन समझ गया है, सब लोग ऐसे ही है। रेरा एक्ट है, अपना रेरा एक्ट है, चुन्नू मुन्नू एक्ट है, अपना क्यूट सा एक्ट है, समझ गए, तो रेरा में चले जाएंगे। और एक इंप्रेशन है कि रेरा में हमको ऑर्डर मिलेगा, वो भी गलत नहीं है, लेकिन रेरा में ऑर्डर मिलने के लिए लोग फिर बाद में मायूस होते हैं, अरे यार क्रिश 4 महीने हो गए, अभी 2 महीने के बाद हियरिंग होने वाला है, ऐसे कह रहे हैं। सही है,
6 महीने के बाद एक हियरिंग होता है। वो हियरिंग में बोलते हैं तुम लोग रेकन्सिलिएशन में चले जाओ। अगर रेकन्सिलिएशन में चले गए तो एक साइड में आता है, मैं आपको अलग अलग ट्रैक्स बता रहा हूं, ओके। अगर रेकन्सिलिएशन में गए, आपने रेकन्सिलिएशन चूज कर लिया, तो एक साइड में आता है मुंबई ग्राहक पंचायत से एक वकील या मुंबई ग्राहक पंचायत का मेंबर। दूसरे साइड पे आता है नैरेडको का खुद चेयरमैन आके बैठ जाएगा। हालांकि मामला छोटा है, मामला कितने का है, फ्लैट 20-25 लाख का है, 50 लाख का है, फिर भी कभी कभी आपको सामने नैरेडको जो कि बिल्डर्स का एक चेंबर ऑफ कॉमर्स है, उसका चेयरमैन आके खुद बैठ जाता है। या मैं मुंबई की बात कर रहा हूं, रेरा कंसिलिएशन में खुद बैठ जाएगा और वो कहेगा नहीं नहीं हम ये सब नहीं दे सकते, हम इतना दे सकते हैं। और मुंबई ग्राहक पंचायत वाला कहेगा सर ले लो, जितना जो दे रहे हैं ना, कॉम्पेंसेशन जो भी दे रहे हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल आपने 5 लाख रुपया दिया था एज दिस थिंग बुकिंग अमाउंट, तो उन्होंने कहा चलो हम आपको 2 लाख रुपया दे देंगे। मुंबई ग्राहक पंचायत वाला कहता है सर ले लो ना, ले लो ना, ये भी नहीं तो नहीं मिलता है, आगे तो आपको बहुत लड़ना पड़ेगा, आप ले लो। तो आपको लगेगा यार हमारे तरफ से लड़ने वाला जो बंदा है, जो कि मुंबई ग्राहक पंचायत का वकील है, वो कह रहा है ले लो। सामने नैरेडको वाला कड़क बैठा हुआ है, वो कह रहा है इससे ज्यादा हम नहीं देंगे, नहीं तो जाओ लड़ो रेरा में। तो आप वो उनके बॉडी लैंग्वेज में अफेक्ट हो जाते हो और कहते हो छोड़ यार ले लेते हैं। या फिर आप अगर थोड़ा कड़क हो, आप कहते हो नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा। छोटा अमाउंट है तो लोग छोड़ देते हैं, बड़े अमाउंट हो तो वो कहते हैं नहीं हम लड़ेंगे। यानी 12 लाख को 12 लाख आपने दिया है एज बुकिंग अमाउंट, और अगर वो कहते हैं कि आपका सिर्फ 3 लाख देंगे, मतलब 9 लाख का नुकसान, नहीं हम लड़ेंगे, तो फिर आप जाते हो रेरा में, यानी वापस लिटिगेशन में। तो रेरा का फिर हियरिंग होता है, होते होते 1 आध साल निकल जाएगा। जब से आपने ये किया था, कंप्लेंट किया था, तब से 1 साल निकल गया। उसके बाद पहला हियरिंग, तभी फिर सामने वाले वकील ड्रामा करेंगे, वो कहेंगे हमने अभी तक रिप्लाई फाइल नहीं किया है। फिर रेरा का जो ये है वो लीनियंट स्टैंड लेगा, वो करेगा, बोलेगा चलो आप फाइल करो, आप रिप्लाई फाइल करो, और 2-3 महीने निकाल दिए। ऐसे सब चलता है, ये सब नॉर्मल है। तो मतलब रेरा में आपको साल, 1.5 साल, 2 साल का एक टाइमलाइन रखना चाहिए कि साल, 1.5 साल, 2 साल में आपका कुछ ना कुछ होगा, ऐसे समझ के चलो। कंज्यूमर कोर्ट में, तो कंज्यूमर कोर्ट के लिए आपको वकील रखना पड़ेगा लाइक रेरा। कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, यानी वकील को पैसे 1.5 लाख, 2 लाख तो देने हैं, ऐसे समझ के चलो। रेरा में और कंज्यूमर कोर्ट में फर्क क्या है, तो इसमें एक प्लस बोलूंगा, एक माइनस बोलूंगा। अगर आप रेरा में जा रहे हो, आप कह रहे हो मैं अलॉटी हूं, वो बिल्डर है, प्रोमोटर है, और रेरा जो है वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है एंड इट्स अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और वो रेरा एक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिल्डर, बायर और उनके बीच का जो सौदा है, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है, उतने को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी बनाया गया है, तो वो है रेरा। अब रेरा में जो लोग भी चुन के आते हैं, जो लोग भी मेंबर बनते हैं, एक बात समझ लो कि किसी तरह से वो यानी बिल्डर्स खुश है कि ये लोग हैं, बिल्डर्स ने उनके अपॉइंटमेंट प्रोसेस को किसी न किसी तरह से अफेक्ट किया है, ये गारंटी लिख के ले लो। अगर बिल्डर नहीं चाहता था तो वो मेंबर आता ही नहीं, मतलब वो मेंबर आया है तो किसी बिल्डर की मेहरबानी से आया है, किसी बिल्डर के कहने से आया है, किसी बिल्डर के रिकमेंडेशन से आया है, किसी बिल्डर के पैसे देने से आया है। अब वो बंदा नमक हरामी नहीं करेगा, दिखावा करेगा, न्याय देने का दिखावा करेगा। बहुत ही अन्याय करेगा तो आप हाई कोर्ट में जाओगे और बहुत ही खराब ऑर्डर आएगा बिल्डर के अगेंस्ट, और तो उतना आप वो नहीं करता है, उतना गंदा वाला काम नहीं करेगा। वो न्याय देने का ढोंग करेगा, न्याय देने का नाटक करेगा, लेकिन न्याय नहीं करेगा, ऐसे समझ के चलो, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन आप रेरा में जा सकते हो, थोड़े होप्स रख सकते हो। अगर आपको गलत ऑर्डर आया तो आप जाइए अपील में, और अपीलेट में कभी कभी बहुत अच्छे ऑर्डर्स आ जाते हैं, तो इन्होंने जो भी गलत चलत ऑर्डर लिखा था सब रद्द कर देते हैं, और अपीलेट के थ्रू आपको अच्छा ऑर्डर आएगा। फिर अच्छा ऑर्डर का वो पालन अगर नहीं होता है तो वापस उनके पास जाओ, एग्जीक्यूशन, नॉन एग्जीक्यूशन का केस करो,
फिर वो कहेंगे कि भाई प्रॉपर्टी का को गिरवी रख के आपको पैसे देने पड़ेंगे वगैरह, तो वो फिर कलेक्टर को लिखेंगे, वो एक ट्रैक अलग हो जाता है। या फिर आप जाते हो कंज्यूमर कोर्ट में। तो कंज्यूमर कोर्ट क्या है? तो कंज्यूमर कोर्ट एक अलग चीज है। कंज्यूमर यहां पे जैसे रेरा एक्ट है सिर्फ बिल्डर और बायर के लिए, वैसे वहां पे कंज्यूमर कोर्ट है, वो मैन्युफैक्चरर एंड या सर्विस प्रोवाइडर एंड कस्टमर के लिए। तो वहां पे आप जाओगे और कहोगे मैं कस्टमर हूं। अब कस्टमर, आप फ्लैट बायर मतलब एक्चुअल यूजर हो या सो कॉल्ड इन्वेस्टर हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने पैसे दिए हैं, आप ग्राहक हो, तो आप ग्राहक बन के वहां जाते हो और आपको कहना है देर इज, या तो आप कहोगे देर इज डेफिशिएंसी इन गुड्स। अगर फ्लैट ही खराब है तो आप कहोगे फ्लैट में खराबियां हैं, ये सब खराबियां। या फिर आप कहोगे डेफिशिएंसी इन सर्विस, बिल्डर ने अभी तक फ्लैट दिया नहीं है, इतना लेट कर दिया, देने में इतना लेट किया, मतलब वो सर्विस का डेफिशिएंसी है। उसने मुझसे इंटरेस्ट लिए, मुझे इंटरेस्ट दिया नहीं, हमारे सौदेबाजी में डेफिशिएंसी है, गलत है। इस तरह से आप, अच्छा, और फिर उसके लिए आप कॉम्पेंसेशन मांगते हो। तो अगर बिल्डर को आप एक मैन्युफैक्चरर और एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह उनको डिफाइन करते हो और अपने आप को कंज्यूमर ग्राहक की तरह डिफाइन करते हो, तो आप उस तरह से केस लड़ोगे। यानी केस को फ्रेमिंग की जो भाषा है ना, फ्रेमिंग की भाषा बदल जाएगी। ये रेरा एक्ट के हिसाब से लिखा जाएगा केस, वो केस लिखा जाएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से। तीसरी एक भाषा है, तीसरी भाषा ये है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप अगर जाते हो तो अब सिविल कोर्ट में जाओ कि ये हमने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया था, एज पर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट उसको ये तारीख तक देना चाहिए था, 2017 दिसंबर 31 तक देना चाहिए था, उसने नहीं दिया, इसलिए मेरा कॉन्ट्रैक्ट उसने तोड़ा है। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है इसलिए अब मैं कॉम्पेंसेशन चाहता हूं, यू नो, एज अ दिस थिंग रिपेरेशन, या फिर कॉन्ट्रैक्ट को रद्द किया जाए, मुझे पैसे में वापस दो विथ इंटरेस्ट वगैरह वगैरह। तो आपको प्रेयर्स उस हिसाब से फ्रेम करने पड़ेंगे, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर आपको ये फ्रेम करना पड़ेगा। तो इश्यूज को फ्रेम करोगे उस हिसाब से। जैसे भी हो, पत्र व्यवहार पहले किया है तो बहुत अच्छा है। और लास्ट जो एक्चुअली फर्स्ट है, आप अगर पत्र व्यवहार करते हो तो एक बार वीडियो बनाना, पब्लिक को समझाना बनता है, वो डिफेमेशन नहीं है। जब आपके साथ कोई भी अन्याय होता है, आप आवाज उठाते हो, वो आवाज उठाना जरूरी है। सोशल मीडिया आपकी आवाज है, मेरा चैनल आपका आवाज है, आप आवाज उठा सकते हो। सब कुछ करने से पहले अपना आवाज उठाओ, ये मेरा रिकमेंडेशन है। और हो सकता है कि तभी आपका सेटलमेंट हो सकता है, बिल्डर आपको सेटलमेंट दे सकता है। मैं हूं आपका दोस्त कृष द अर्बन नक्सल। जय हिंद।